हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले 10 से 15 सालों के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर पहले से जानते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एज अ टेस्ट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी कमेंट करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आपको इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर जो हैं ये पहले से और बिल्कुल सही सही पता थे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो जल्दी से आप अपना आंसर लगाइए। ब्लड ग्रुप की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा कब ये खोज की गई थी तो 1901 में जो लैंड स्टीनर है इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। इसके लिए आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और फैक्ट मैं डिस्कस करूंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो कार्ल लैंड स्टीनर है इन्होंने ही दोस्तों 1940 में, कब 1940 में RH फैक्टर की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। RH फैक्टर जो है इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1940 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो ओजोन परत की जो मोटाई है ये मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ओजोन परत ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है तो ये वायुमंडल की दूसरी परत जो होती है समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। और जो ओजोन परत है ये सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये जितने फैक्ट मैंने बताए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है। तो दोस्तों, जब हमारा जो रक्त है इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता यानी डेंसिटी है इसमें कमी आएगी तो श्वास की गति किस प्रकार की होगी, क्रमशः कम हो जाती है, क्रमशः बढ़ती है, परिवर्तित नहीं होती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन की सांद्रता में जब कमी आती है रक्त में तो श्वास की गति जो है ये क्रमशः बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है ये कहा जाता है प्लीहा के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्लीहा है इसको तिल्ली या फिर स्प्लीन भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, कुछ भी आपको ऑप्शन में मिलता है तो वहां पर आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। प्लीहा, तिल्ली या फिर स्प्लीन जो है ये हमारे शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बता देना चाहती हूँ कि हमारी साइंस की ई बुक आ चुकी है और जिस प्रकार से मैं आप के लिए इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आई हूं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं। इस प्रकार से पिछले 10 से 15 सालों में साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का जो कलेक्शन है हमारी इस ई बुक में आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो ई बुक है इसमें आपके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जितने भी टॉपिक है उनको वस्तुनिष्ठ और व्याख्या के सहित इस ई बुक में आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया है। वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी का कलेक्शन इस ई बुक में आपके लिए रखा गया है। ये जो ई बुक है इसकी लिंक आपको कहां पर मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। और ये जो ई बुक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर का संबंध है। तो दोस्तों, जो एपी सेंटर है इसका संबंध किससे है आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो जो एपी सेंटर है इसका संबंध होता है भूकंप से। अब किस प्रकार होता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है हाइपो सेंटर या फिर एपी सेंटर तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के तल में स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है इसको हाइपोसेंटर यानी कि भूकंप मूल कहा जाता है। और इसी भूकंप मूल के ऊपर स्थित, ठीक ऊपर स्थिति में पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां पर भूकंप की जो तरंगें हैं सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, सबसे पहले इन तरंगों का अनुभव जिस बिंदु पर किया जाता है पृथ्वी की सतह पर उसको ही अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों यानी कि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लगाएं। तो अस्थियों में यानी कि बोन्स में कैल्शियम की जो मात्रा है ये पता की जाती है BMD टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब BMD टेस्ट, इसमें BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं ECG की और EEG की। तो जो ECG है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका जो संबंध है ये हृदय संबंधी विकार की जांच करने के लिए किया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और अब हम बात करते हैं EEG की। तो EEG जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो ये जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जितने भी टेस्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? तो दोस्तों जन्मदर नियंत्रण ट्यूबेक्टॉमी और बेसेक्टॉमी दोनों ही जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ए एवं बी दोनों ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ट्यूबेक्टॉमी, तो दोस्तों महिलाओं में संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए की जाने वाली नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है और पुरुषों में की जाने वाली नसबंदी को दोस्तों बेसेक्टॉमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर ये की थी रॉन्टजन ने। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों संवेग की इकाई आप अपना आंसर कमेंट करें। संवेग की इकाई क्या होगी दोस्तों? तो ये जो संवेग है इसकी इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किस प्रकार से होगी इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए संवेग का सूत्र पता होना चाहिए। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित गए वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित गए वेग। अब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ये होती है किलोग्राम। वेग की इकाई क्या होती है? तो ये होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों ये जो एस है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसके लिए -1 की पावर आ जाती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो संवेग की इकाई जो है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि खालिस्तान की एसआई इकाई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पता होना चाहिए। तो गुरुत्वीय त्वरण इसकी एसआई इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि किस एक और मात्रक की जो एक एसआई इकाई है ये जी के मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो जो त्वरण है इसकी एसआई इकाई भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जिन क्वेश्चन के आंसर आप पहले से जानते होंगे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर कमेंट करेंगे और अपने आप को आप जान सकेंगे कि हम कितने पानी में हैं या फिर किस प्रकार की हमारी तैयारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूध का सापेक्षिक घनत्व या फिर शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। जो लैक्टोमीटर है इससे दूध का सापेक्षिक घनत्व या फिर शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण है। तो जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसको आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो मृग मरीचिका है इसका कारण होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन दोनों स्थिति में जो मृग मरीचिका है हमें इसका आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। तो आसमान का जो रंग है यह हमें नीला किस प्रकार दिखता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ध्वनि का जो तारत्व है यानी कि पिच है ये इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो का टीका इसका आविष्कार किया था जोनास साल्क ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और अभी जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस रोग में डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों जो डीपीटी का टीका है
ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन सभी के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों यानी कि रिब्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो वहां पर हमारा आंसर 24 होगा। 24 पसलियां पाई जाती हैं और जोड़े में पूछा जाए तो 12 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा कोनेन किस एक पौधे से बनाई जाती है? तो मलेरिया रोधी जो दवा है जिसका नाम है कोनेन, ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनकी आवृत्ति जो है ये 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो एमआरआई मशीन होती है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चुंबकीय तरंग यानी कि मैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो बार है ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड खालिस्तान से होने वाला रोग है। तो जो टाइफाइड है ये रोग किससे होता है? तो दोस्तों ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है या फिर नहीं? तो दोस्तों अगर कोई वस्तु या फिर पिंड है वो एक समान गति के साथ त्वरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया इसको हीमोपाइसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशीय फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट होता है, अभी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ये क्या होता है? तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों इसके लिए हम एक ट्रिक से याद करते हैं कि गई भैंस पानी में। तो दोस्तों बीसी को हम कनेक्ट करते हैं भैंस से, तो जो भैंस है ये पानी में चली गई, यानी कि विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से याद करते हैं, कुछ लॉजिक लगा के तो हमें याद करना होता है, मैंने इस प्रकार से याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? दोस्तों जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो इस पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? तीसरा नियम लगता है। तीसरा नियम क्या है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार जब व्यक्ति चट्टान पर प्रहार कर रहा है उसी प्रकार चट्टान से प्रतिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चट्टान की प्रतिक्रिया के अनुसार जो व्यक्ति है ये चोटिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान है ये होता है 7.4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन इसको पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। ये जो एंजाइम है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जो अमाशय होता है इससे निकलने वाला जठर रस, इस जठर रस में ये जो रेनिन एंजाइम है ये पाया जाता है और ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? तो मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी जो है ये होती है मैंडिबल हड्डी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैंडिबल बोन होती है, मैंडिबल हड्डी होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हमारे निचले जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जो हमारा निचला जबड़ा होता है इसको ही मैंडिबल बोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लगाएं। आवृत्ति इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी है तो इसका स्थिति, इसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सोनार का उपयोग। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम? तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्लैंड, ये कौन सी होती है? तो ये हमारा यकृत होता है, यानी कि लीवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर और इसकी सबसे छोटी हड्डी ये होती है स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज। ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो हड्डी है ये हमारी कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये हमारी जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा, कार्य, गति या फिर जड़त्व। तो न्यूटन की गति का पहला नियम जो है ये जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसके लिए आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं उनकी गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं उनकी गति को मापने वाला जो यंत्र है इसको नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है? तो साइटोट्रॉन जो है दोस्तों इससे कृत्रिम मौसम को उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? तो दोस्तों जो रेबीज है ये किस किस जानवर के द्वारा फैलाता है? तो कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी जो है इन सभी से रेबीज बीमारी जो है, रेबीज जो वायरस है ये फैलता है, रेबीज रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त की कुल मात्रा है ये शरीर के वजन का 7% होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl अम्ल का स्त्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? तो HCl अम्ल जो है इसका स्त्रावन किस भाग से होता है? तो ये होता है अमाशय से। किससे होता है? अमाशय से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन है जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े नहीं होते हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर में सिर्फ एक ही ऐसी कंकाल पेशी है जिसके दोनों सिरे जो है ये हड्डी से नहीं जुड़े होते हैं। सिर्फ एक सिरा जो है ये हायोइड बोन से जुड़ा होता है। किस बोन से जुड़ा होता है? तो हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। और ये कंकाल पेशी होती है हमारी जीभ यानी कि टंग। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो जो ध्वनि तरंगे हैं इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो सौर प्रकाश में उपस्थित जो काली रेखाएं होती हैं इनको फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो हमारे शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो औसतन रक्त की मात्रा है ये 5 से 6 लीटर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो आरबीसी है इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर हम आपको बता देते हैं जो डब्ल्यूबीसी है इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इनका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है ये ल्यूकोसाइट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य होता है? तो डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डब्ल्यूबीसी है ये हमारे शरीर को रोगों से संक्रमित होने से बचाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सहायता
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करने का जो कार्य है ये विद्युत हीटर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो विद्युत बल्ब है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और दोस्तों बात करते हैं हम विद्युत सेल की। तो जो विद्युत सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है विद्युत सेल। इन सभी को आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो ट्रैफिक पुलिसमैन ये कहा जाता है एपिग्लॉटस के लिए। जो एपिग्लॉटस है ये हमारे गले में पाया जाता है और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये जो श्वास नली है इसको ढक्कन की तरह बंद कर लेता है कि जो भोजन है ये हमारी श्वास नली में ना जाए। तो जो एपिग्लॉटस है ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है, ये भोजन को सही दिशा निर्देश देता है। इसीलिए ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो आरबीसी है इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी है इनका निर्माण कहां पर होता है, तो तब आपका आंसर यकृत यानी कि लीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और इस बीमारी के कारण जो हमारी हड्डियां हैं ये कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये होता है दोस्तों हेपेरिन प्रोटीन। जो हेपेरिन प्रोटीन होता है इसके कारण हमारे शरीर में कहीं भी रक्त जो है इसका जमाव नहीं होता है और हमें शरीर के भीतर जो ब्लड क्लॉटिंग है ये नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है ये हेपेरिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन है। अभी हमने बात की थी शरीर के भीतर रक्त का थक्का। अगर हमारे शरीर के भीतर रक्त का थक्का जम जाएगा तो जो ब्लड है ये अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? ये हेपेरिन प्रोटीन होता है। अब हम बात कर रहे हैं रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन, यानी कि हम शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों। तो ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये दोनों ही शरीर के बाहर जब हमें कोई चोट मतलब शरीर में कोई चोट लग जाती है तब वहां पर रक्त का थक्का बनाने में ये दोनों प्रोटीन सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति पे किस ओर झुकना चाहिए? तो जब एक साइकिल सवार है और वो वृत्तीय गति कर रहा है तो उसको हमेशा केंद्र की ओर झुकना चाहिए। ऑप्शन सी जो है केंद्र की ओर, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों मानव में 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 लाल ग्रंथियां। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है कर्णमूल या फिर पैरोटिड लाल ग्रंथि इसको कहा जाता है। दूसरी होती है अधोहनु। कौन सी होती है? अधोहनु। और ये जो अधोहनु लाल ग्रंथि होती है इसको सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद में तीसरी होती है अधोजिह्वा। कौन सी होती है? अधोजिह्वा। और ये जो अधोजिह्वा लाल ग्रंथि होती है इसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। इस प्रकार 3 लाल ग्रंथियां जो हैं ये मानव शरीर में पाई जाती हैं। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है, तो जो कर्णमूल लाल ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है और ये हमारे कान के पीछे स्थित होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 लाल ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो ध्वनि है उस पर दाब का यानी कि प्रेशर का
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 332 मीटर पर सेकेंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय एवं फेफड़ों की गति सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए जो डॉक्टर है ये स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप यानी कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है ये 120/80 mmHg होता है। ये आपको यहाँ पर विपरीत भी दिया रहता है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 120/80 mmHg जो है ये मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है इसको डायलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में अगर महिलाओं में हम रक्त की बात करते हैं तो ये आधा लीटर कम पाया जाता है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टायलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों सफेद रंग का जो प्रकाश है जब इसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है तब हमें 7 रंगों का क्रम प्राप्त होता है, ऑप्शन डी जो है 7 रंग, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने इंद्रधनुष को देखा होगा, इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम होता है, उसी प्रकार से सफेद प्रकाश में इन्हीं 7 रंगों का क्रम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है? तो शुद्ध स्पेक्ट्रम जो है ये स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम अपनी कौन सी पुस्तक में एवं कब प्रतिपादित किए थे? तो न्यूटन के गति के जो नियम है ये इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में और 1687 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किए थे, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर जो है इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें एम्पियर की, तो ये किसका एसआई मात्रक होता है? तो दोस्तों ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कूलम की, तो जो कूलम है ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगर बात करते हैं ओम की, जो ओम है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। और जो वोल्ट है ये विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? तो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है ये होता है पॉलीग्राफ, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है? तो दोस्तों हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है और इसका प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/16 सेकंड तक इसका प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो समीकरण F बराबर ma जो है ये बल का सूत्र है और ये न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का जो प्रभाव है ये मानव के कान में 0.6 सेकंड तक रहता है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये भिन्न के रूप में पूछा जाता है तो 1/10 सेकंड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कृतंक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं और चौथा प्रकार जो है ये चवर्णक होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस, इससे हमेशा दोस्तों आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम, कांच, जल और लोहा की अगर हम तुलना करते हैं तो ध्वनि की चाल जो है ये एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया है, और आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है इसका आंसर आप सभी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है ये हमको नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों के प्रवाह की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो तरल पदार्थों के प्रवाह की जो गति है ये वेंचुरी मीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर हड्डी यानी कि कॉलर बोन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कॉलर बोन है दोस्तों इसको क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम आपको बता दें अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता जो है ये 30 से 40 डेसिबल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब मनुष्य सोता है तो उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब मनुष्य सोता है तो उसका जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, ये घट जाता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो आहार नली है ये 32 फीट लंबी होती है। अगर हम बात करते हैं मीटर में तो लगभग 9 मीटर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण रक्त क्या है? तो दोस्तों मनुष्य का जो पीएच मान है रक्त का ये 7.4 होता है, और ये किस प्रकार की प्रकृति का है? तो ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है बच्चा जानता होगा, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? तो दोस्तों जो चमगादड़ हैं ये पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती हैं जो इसका नियंत्रण करती हैं, और इसीलिए जो चमगादड़ है ये अंधेरे में उड़ सकती है। ये पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं, और जहाँ भी अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आता है तो ये जो तरंगे हैं ये इससे टकराती हैं और ये इनको वापस प्रतीत होने लगती हैं। इस प्रकार से जो चमगादड़ हैं ये इनको अंधेरे में उड़ने में जो पराश्रव्य तरंगे हैं सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? तो रक्तदाब इसका मापक यंत्र होता है दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर यानी कि रेट ऑफ वर्क डन को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की जो दर है इसको क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य में यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम एक वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो इसमें कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं तो वहां पर आपका आंसर 300 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव में भोजन का जो पाचन है ये मुख गुहा से शुरू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? तो दोस्तों जो ए बी रक्त समूह है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है। इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसी के साथ में बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर से हृदय की ओर जो रक्त वाहिनियां रक्त ले जाती हैं उनको शिरा कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी सीरीज का है और इसमें हम विपरीत बात कर रहे हैं। अब हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं इनको धमनी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों तथा दांतों में पाए जाने वाला तत्व है? तो हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला जो मुख्य तत्व है ये कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण जो है इसको किस में मापा जाता है? तो ध्वनि पूछा जाए या फिर ध्वनि प्रदूषण पूछा जाए तो इन दोनों को ही डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा
और इसको विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है दोस्तों, तो ये डायनेमो है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब विद्युत मोटर की बात करते हैं तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बात करते हैं माइक्रोफोन की तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और क्वेश्चन में पूछा गया था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये डायनेमो करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जो है ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई। अब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करके देना है कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई होती है और एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर भी होता है। और ये भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों हम आपको यहाँ पर फिर से बता देते हैं हमारी साइंस की ई बुक के बारे में। और इसी के साथ में हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक जो है इसमें आपको पिछले 1.5 सालों का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया गया है। और ग्रुप डी की और अन्य सभी जो एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है। और ये जो ई बुक है इसको समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। आप जब इस ई बुक को परचेस कर रहे होंगे तब तक ये ई बुक जो है ये आपके लिए अपडेट प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों इन दोनों की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों सभी में आपके इसके लिए शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। इसी प्रकार की दोस्तों मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साइंस की वीडियोस के लिए, जीके की वीडियोस के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।